नमस्कार दोस्तों, आज हम कराने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का वन शॉट रिवीजन। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसका पार्ट 1 पहले करा चुके हैं, ये पार्ट 2 है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि उम, वुड पहला है कि वुड घोषणा पत्र की 2 विशेषता बताइए। तो देखिए, तो इसमें है कि घोषणा पत्र सर्वप्रथम क्रमबद्ध स्कूलों व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा तथा जन प्रसार शिक्षा। और दूसरा है कि घोषणा पत्र में अंग्रेजी शिक्षा को सीधे अंग्रेजी को नौकरी से जोड़ना है, जिससे शिक्षा को आजीवन कमाने और तथा महत्व प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यशपाल समिति के कुल कितने खंड हैं। तो ये देखिए 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसके 8 खंड हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि पोषाहार वितरण योजना के 2 उद्देश्य लिखिए। शिक्षा में सबको समान अवसर की उपलब्धता कराना और दुर्लभ एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों को मध्यमान भोजन देना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए? धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाए और बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम एवं निःशुल्क शिक्षा हो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? ये देखिए 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग के मुख्य सुझाव बताइए। तो देखिए क्या था? धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि किस वर्ग के शिक्षा में छनायत का सिद्धांत लागू हुआ था? उच्च वर्ग में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि नवीन शिक्षा नीति के दोष बताइए। तो डिजिटल लर्निंग पर फोकस और पूर्व स्नातक कार्यक्रम, ये भी देखिए 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आचार्य राम मूर्ति समिति के 2 प्रमुख सिफारिशों को बताइए। जैसे मातृभाषा का स्थान देना और स्त्रियों की शिक्षा पे जोर दिया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद में किन्हीं 2 कार्य बताइए। प्राथमिक स्तरीय शिक्षक के लिए सेवापूर्ण एवं सेवारत परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन और शोध सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रमों का संचालन करना। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 17 अगस्त 1995 ईस्वी को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि जिला शिक्षा एवं परीक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा आयोग की संप्रति पे हुई थी? तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा निर्धारित रणनीति के अंतर्गत अक्टूबर 1987 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक एक पर जिला परीक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की शुरुआत की गई। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? ब्रिज कोर्स से क्या आप समझते हैं? ब्रिज कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो शिक्षा से वंचित या ड्रॉप आउट बच्चों को अथवा ऐसे बच्चों जो किसी कारण शिक्षा से जुड़ नहीं पाए हैं, उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स कराया जाए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषता बताइए। यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश करते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किए जाने का उद्देश्य था। देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है? तो देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना में संचालन का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसे न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं
की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है तथा प्रत्येक विद्यालय में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत निम्न सुविधाएं प्रदान की गई, जैसे 2 बड़े पक्के कमरे जिनमें सामने बरामदा हो, कम से कम 2 अध्यापक की नियुक्ति हो, उनमें से एक यथावत एक महिला होगी, खिलौने, श्यामपट्ट, नक्शे, पुस्तक के लिए पुस्तकों तथा शिक्षण अधिगम सामग्री होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन से आप क्या समझते हैं? अपव्यय का तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरे किए बिना छात्र किसी स्तर पे छोड़ देना, और अवरोध का तात्पर्य है कि एक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक रोकना होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संचालित करने के क्या उद्देश्य थे? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री एवं शिक्षण उपकरण जैसे न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसकी नियुक्ति कब हुई थी? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे। इसकी नियुक्ति 23 सितंबर 1992 ईस्वी को 52 ईस्वी को हुई थी। अगला सवाल है कि हंटर कमीशन की क्या विशेषता थी? देखिए हंटर कमीशन की विशेषता थी, हंटर कमीशन ने शिक्षा का दायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया था। उनके इस सुझाव में देश में राष्ट्रीयता चेतना पैदा हुई। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना के क्या उद्देश्य हैं? बालक बालिकाओं के प्रति समृद्धि विकास करना, और बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना, और बालिकाओं की गुणवत्तायुक्त शिक्षा के प्रयास करना। अगला है कि कस्तूरबा गांधी बालिका योजना कब प्रारंभ की गई थी? यह योजना 2004 और 5 में प्रारंभ की गई। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि बालक बालिकाओं के अधिकार के हनन को क्या कहते हैं? तो बाल श्रम कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी? विद्यालय में बच्चों के ड्रॉप आउट होने के चलिए मध्यमान भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब लागू की गई? 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1950 ईस्वी को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई 2 विशेषता बताइए। 6 से 14 वर्ष के लिए विद्यालय और बालकों के शारीरिक मानसिक प्रताड़न न दिया जाए। चलिए अगले सवाल की तरफ से चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि बालक शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कौन से निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? नहीं प्राप्त है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया है? तो देखिए एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत एवं अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू कीजिए जो आज प्रचलित है? तो अनुदान प्रणाली है। भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन की 2 विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना करना, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना करना। चलिए अगला सवाल है कि नई शिक्षा नीति 1986 के किन्हीं 2 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। शैक्षिक अवसरों की समानता और केंद्र सरकार की भागीदारी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रो यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी? उत्तर, छात्रों का शैक्षिक बोझ कम करने के लिए तथा अधिगम स्तर सुधार करने के लिए किया गया था। NPIGEL कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधार करना था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है?
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई थी और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 ईस्वी से 1902 ईस्वी तक में लक्ष्य बाल श्रमिकों को पुनर्वास एवं बाल श्रम की समस्या को दूर करना था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा बनाया गया था? उत्तर 1791 जोनाथन डंगन के प्रयासों द्वारा बनाया गया था। राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 ईस्वी को की गई थी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय शिक्षा आयोग 1982 ईस्वी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भारतीय शिक्षा आयोग 1982 को हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड कर्जन भारत कब आए थे? तो देखिए, लॉर्ड कर्जन जनवरी 1889 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल होकर भारत आए थे। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो सन 1902 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी 1902 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन सरकार ने भारतीयों की परवाह न करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया। चलिए अगला सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का पुनरावर्तन किसके द्वारा किया गया था? कंपनी के आज्ञा पत्र 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तित किया जाता था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार के वर्ग तैयार करना चाहता था? मैकाले ने अपने विवरण पत्र में दिया था कि हमें भारतीयों में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में भारतीय हों, किंतु रुचि और नैतिक आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज हों। इस बात से स्पष्ट होता है कि मैकाले भारत में ऐसा वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता का उपासक हो और ब्रिटिश शासन का भक्त बन के अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत करे और सरकारी में मदद करे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वुड के आज्ञा पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया था? अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य क्या था? अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों में स्कूली छात्रों विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपाय के बारे में सलाह देना। चलिए अगले सवाल, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई? तो देखिए निम्नलिखित वस्तुएं प्रदान की गई हैं। देखिए शिक्षक उपकरण जैसे पाठ्यक्रम शिक्षक संदर्भित पाठ्यक्रम पुस्तक कक्षा शिक्षण सामग्री जैसे मानचित्र हो गया, ग्लोब हो गया, चार्ट हो गया, खेल सामग्री एवं खिलौने हो गए, विज्ञान किट हो गए, लघु यंत्र हो गए, किट हो गया, श्रव्य उपकरण जैसे रेडियो हो गया, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें हो गए, विद्यालय घंटे हो गए, संगीत उपकरण जैसे ढोलक, तबला, हारमोनियम। शिक्षक के पास असीमित खर्च हेतु धन, कक्षा का शौचालय, चटाई, कुर्सी, शिक्षकों के लिए ब्लैक बोर्ड आदि। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य बताइए। बेसिक शिक्षा परियोजना के निम्न उद्देश्य हैं। क्या है देखते हैं। विद्यालय सुलभ कराना तथा इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी में प्राथमिक विद्यालय वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना शामिल किया गया और सन 2000 तक 6 से 11 वर्ष के सभी बालिकाओं का नामांकन विद्यालय में नामांकन करना था। और दूसरा है कि उपलब्धि प्राप्त करना 2000 तक विद्यालयों में नामांकन बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की क्षमताएं विकसित करना
और है सतत शिक्षा लगभग 5,000 के ग्रामीण क्षेत्र की आबादी स्तर सुविधा विकसित करना था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रथम चरण में अगला है कि प्रथम चरण में डीपीईपी के देश किस राज्य में लागू किए गए थे? तो 7 राज्यों में 42 जनपदों में प्रथम चरण में सात राज्य थे। मध्य प्रदेश थे, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल था। ड्रॉप आउट के संदर्भ में डीपीई का क्या उद्देश्य था? ड्रॉप आउट के दर में 10% कम करना था तथा धारण क्षमता 90% तक बढ़ाना था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? ईसीसी का संक्षिप्त का अंग्रेजी पूरा नाम लिखिए। तो इसका अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश कितने जनपदों एवं विकास खंडों में लागू किया गया था? 38 जिलों में और 248 विकास खंडों में संचालित किया गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कर कि एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य बताइए। अनुसंधान एवं नवाचार, आदर्श पाठ्यक्रम और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं विस्तार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 20 सितंबर 1995 ईस्वी को। अगला सवाल है कि प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय एवं अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए होता है अपव्यय से तात्पर्य है कि प्राथमिक कक्षा पूरे किए बिना प्राथमिक शिक्षा को किसी स्तर पे विद्यालय छोड़ देना। जैसे अवरोध क्या होता है? बच्चों का एक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय लेना के लिए रोक देना। भारत में एक बड़ी मात्रा में छोटे-छोटे अबोध बालक एक ही कक्षा में 1 से अधिक वर्ष के लिए रुक जाते हैं। जैसे कि यस एसओपीटी किस स्तर के अध्यापक के हेतु संचालित किया गया है? एसओपीटी कार्यक्रम आरंभ 1993 से 1994 ईस्वी में किया गया था। सेवारत शिक्षकों के परीक्षण के लिए एनसीईआरटी को उसका उत्तरदायित्व सौंपा गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश बेसिक परियोजना मूलतः किन कार्यों से संबंधित है? संक्षिप्त में लिखिए। इसके अंतर्गत राज्य, जनपद तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के मध्यमान से पूरे राज्य में 6 से 14 वर्ष के 100% बालकों का नामांकन कराना तथा विद्यालय सुविधाओं को नियोजित एवं प्रबंधन कराना शामिल है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के स्वागिण विकास करने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं चलाई गई? इस स्तर में शिशुओं को पढ़ाना, लिखाना, गिनती ही न केवल सिखाकर उनके स्वागिण विकास करने हेतु खेल, कहानी, संगीत तथा अन्य रोचक क्रियाओं का आयोजन किया गया। देखिए क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं चलाई गई? तो देखिए निम्न योजनाएं चलाई गई। चलिए पहला है कि सन 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों की गारंटी केंद्रीय वैकल्पिक तथा विद्यालय शिविरों के सभी बालकों को प्रवेश कराना था। सन 2007 में सभी बालकों को कक्षा 5 तक प्राथमिक शिक्षा पूरी करा लें और 2010 तक सभी बच्चों को कक्षा 8 तक शिक्षा पूर्ण कर लें और फिर जीवन के लिए शिक्षा पर बल देने हेतु संतोषप्रद गुणवत्ता प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना और 2010 तक विद्यालय में शिक्षार्थियों के सार्वभौमिक नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है? विद्यालय विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर डायट प्रचार की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति के द्वारा गठित है। अगला सवाल है कि
अगला सवाल है कि भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं। इसमें निम्न कठिनाइयाँ जैसे शासन की कमजोर शासन नीति, राजनीतिक कठिनाइयाँ, प्रारंभिक स्कूलों के प्रबंधन तंत्र में एक रोपे नीति का अभाव, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का विकास की भिन्नता, शिक्षकों का अभाव, अपव्यय एवं अवरोध, आंकड़ों में भिन्नता, भौगोलिक कठिनाई और शिक्षण का निम्न स्तर और दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, जिला जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किन नीतियों के विषय में संक्षिप्त में लिखा गया है। बालिका शिक्षा को विशेष महत्व, विद्यालय को प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल, वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण और समुदाय सहयोग तथा समानता पर बल, अध्यापक दक्षता में वृद्धि। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, सर्व शिक्षा अभियान की 2 विशेषताएं बताइए। इस अभियान की सफलतापूर्वक जनता की अभिप्रेरणा और सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। और चलिए और देखते हैं क्या है, संपूर्ण संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्यमुखी हो, केवल नामांकन वृद्धि करना इनका उद्देश्य नहीं है। यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों के समयबद्ध एवं संवैधानिक संबंधों से व्यक्तियों के आपसी सहयोग से परिणामोमुखी है। संपूर्ण साक्षरता अभियान के संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की जाए। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा में स्वर सुलभता से क्या आशय है। प्राथमिक शिक्षा से स्वर सुलभता से प्राथमिक सुविधा, विद्यालय का घर ही विद्यालय सुरक्षित रूप से निकट होना चाहिए जिससे बच्चे अकेले जा सकें। और प्राथमिक शिक्षा में सर्वव्यापी नामांकन से क्या आशय है। तो देखिए इसका है कि प्राथमिक विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालकों तथा बालिकाओं को अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाने के लिए सर्वव्यापी मूल्यांकन कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल के छात्रवृत्ति विवरण योजना क्या है। तो देखिए प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 6 तक के छात्रों को देय छात्रवृत्ति हेतु पात्रता की कोई आयु सीमा प्रतिबंधित नहीं है। यह समस्त योजना राज्य वित्तीय पोषित है। समाज के कार्य बताइए। समाज का कार्य बच्चों के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करना तथा उन संस्थानों को चलाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, मूल्य का अर्थ लिखिए। मूल्य का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह संपूर्ण सम्मान्य तथा उपयोगी हो जाए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बाल अपराध के कौन कौन के मुख्य कारण हैं। देखिए भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा, उचित वातावरण का न मिलना आदि बाल अपराध के प्रमुख बिंदु है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा खोला गया था। बनारस संस्कृत कॉलेज सन 1791 ईस्वी में जोनाथन डंगन के प्रयासों से खोला गया था। अगला सवाल है कि मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था। मैकाले ने अपना विवरण पत्र 2 फरवरी 1935 ईस्वी को प्रस्तुत किया था। वुड के घोषणा पत्र पे कंपनी ने शिक्षा कब नीति लागू की थी। वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 ईस्वी को शिक्षा नीति अपनाई थी या घोषित की थी। शिक्षा के वैश्विक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि यह कथन किसका है, तो यह कथन प्लेटो का है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है। 6 से 12 वर्ष तक। संविधान के अनुच्छेद 21
के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों में क्या निहित है? 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार है। कलकत्ता मद्रास की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई थी? कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1791 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा की गई थी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि मिशन स्कूल की धारा की क्या विशेषताएं हैं? मिशन स्कूलों में अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। मिशन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी और मिशन स्कूलों में विद्यालयों का समय निश्चित होता था। मिशन स्कूलों में रविवार को विद्यालय में अवकाश रहता था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि SOPT का पूरा नाम स्पेशल ओरिएंटेड फॉर द प्राइमरी टीचर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि पी मोस्ट क्या है? पी मोस्ट कार्यक्रम का उद्देश्य बताइए। पी मोस्ट सेवारत अध्यापक का विस्तृत विन्यास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को उन्नतशील बनाना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर प्रत्येक विद्यालय को दी जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो 4 वस्तुओं के नाम हैं अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, लघु औजार किट, गणित किट तथा ब्लैक बोर्ड। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य बताइए। खतरनाक तथा जोखिम वाले धंधों तथा प्रक्रियाओं से बच्चों को श्रम से बाहर निकालना तथा उनका पुनर्वास कराना। लॉर्ड कर्जन ने नैतिक अगला सवाल है कि लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक नीतियों में शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 ईस्वी में बताइए। लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में शिक्षा सम्मेलन का आयोजन शिक्षा सुधार कार्यक्रम का व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए किया था। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1982 में 10+2+3 की शिक्षा संरचना के बारे में कहा गया था। शिक्षा बिना बोझ के नाम शीर्षक किसकी रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई था? स्पष्ट थी यशपाल समिति में। अगला क्वेश्चन है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP किस बैंक से वित्तीय सहायता संचालित किया गया? तो विश्व बैंक की सहायता से DPEP कार्यक्रम संचालित किया गया। चलिए अगले सवाल की तरफ है। अगला सवाल कर रहा है कि अगला सवाल कह रहा है कि NCFTE क्या है? देखिए क्या है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। यह शिक्षा का प्रोग्राम है, योजना है जो आगामी वर्षों में भारत में आ सकती है। NPRC का प्रमुख कार्य क्या है? सकल प्रभारी है। प्रमुख को क्या कहते हैं? सकल प्रभारी कहते हैं। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।